चेहरे पर समय की लकीरें, हाथों में काम की छाप। राम प्रसाद शर्मा का चेहरा वर्षों के संघर्ष का नक्शा था। गहरी जुर्रियां, सरसों के रंग जैसी फीकी सी त्वचा और आंखों में एक शांत धीमी धीमी उदासी। उनकी चाल धीमी थी, पर ठहर कर चलने में भी एक गरिमा थी। जीवन ने इन्हें कठोर बना दिया था, पर आत्मसम्मान ने कभी टूटने नहीं दिया। उनकी उम्र 87 साल थी। पेंशन और छोटे मोटे काम पर जिंदगी गुजरती। बेटा मनोज मजदूरी करता था और बहू सीमा घरेलू काम संभालती। दो छोटे पोते घर में चहलकदमी करते। उनकी हंसी ही राम प्रसाद की सबसे बड़ी दवा होती। पर उस महीने कुछ ऐसा हुआ कि घर की हवा बदल गई। राम प्रसाद ने बैंक पासबुक निकाली और खाते की पंक्ति उल्टी सी देखी। पेंशन नाम की वह पंक्ति खाली थी। उन्होंने मनोज को कहा। मनोज ने कहा, कहीं देरी होगी, 2-3 दिन में आ जाएगी। पर दिमाग में कुछ ऐसी बेचैनी बैठ गई थी, जैसे कोई नींद से उठकर कहीं अकेला छोड़ दिया गया हो। 3 दिन बीते, फिर 7 दिन बीते, पर पासबुक में वही खाली पंक्ति। राम प्रसाद ने जिज्ञासा और शर्म के मिश्रित भाव के साथ बैंक कॉल किया। बैंक के कर्मचारी ने झटपट कहा, सिस्टम में अपडेट नहीं दिख रहा, पते की पुष्टि कराए। राम प्रसाद ने अपना पूरा दस्तावेज दिखाए, पर क्लर्क की नजर में वे सिर्फ एक और नंबर थे। क्लर्क ने सरकते हुए कहा, अरे बूढ़ा आदमी, लाइन में लगिए, ऑफिस आवर में आइए। वापस आते समय राम प्रसाद के कंधे नीचे से हल्के सी टूटे हुए महसूस हुए। यह पहला खामोश झटका था। घर पर सीमा को जब यह बात पता चली तो उसके लहजे में कड़वाहट आ गई। उसने कहा, देखो ना, पेंशन भी नहीं आ रही और इन्हें समझ नहीं आ रहा। मनोज चुप रहा। वह हर बार की तरह बहस से बच गया। राम प्रसाद का दिल अंदर से टूट गया। उसे लगा कि जो हाथों ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, वही अब आंख मूंद कर देखते रहेंगे। एक शाम खाने के समय सीमा ने कहा, अब इतने साल हो गए, हर शाख से हम ही क्यों पैसे लाते रहें? घर का खर्च कौन उठाएगा? उसके शब्द चाकू की तरह घुसते रहे। पोते पोती चुपचाप देख रहे थे। उनकी नन्ही आंखों में आश्चर्य और कुछ कुछ भय था। राम प्रसाद ने धीमे स्वर में कहा, हम 2 दिन और इंतजार कर लेते हैं। पर सीमा ने उनके जुमले पर तकरार की हवा छोड़ दी। इंतजार? किस बात का इंतजार? मैंने 3 बार कहा है कि आपको अब अपनी पेंशन का ख्याल खुद रखना चाहिए, या फिर। शब्द अधूरे रहे पर अर्थ साफ था। घर में जगह नहीं। रात को राम प्रसाद ने अपनी पुरानी तस्वीरें निकाली। उनमें वह जवान दिखते, खेतों में खपते बेटा पाला जाता लगा। उनकी आंखें भर आई। उन्हें लगा कि जीवन भर जो सम्मान मिला, वह अब मिट्टी की तरह उड़ा दिया गया। अगले दिन सीमा का व्यवहार और बढ़ गया। उसने गलती से राम प्रसाद की छड़ी गिरा दी और बोले, ये बस एक बोझ है, हर समय कुछ न कुछ चाहिए। मनोज ने बीच में गिरकर कुछ नहीं कहा। शाम को छोटी सी बात पर मनोज और सीमा की तकरार हुई। सीमा ने चिल्लाकर कहा, अगर पैसे नहीं आए तो इन्हें बाहर कर दो। मैं नहीं चाहती कि ये मेरे बच्चों की आदत बिगाड़ें। मनोज ने, जो अंदर से टूटे हुए थे, चुप्पी ही अपनाई। राम प्रसाद ने हिचकिचाते हुए पूछा, बेटा बाहर कैसे, कहां जाऊंगा? मनोज ने सिर झुकाया। उसका मन कहीं और था। उस रात राम प्रसाद के लिए सबसे बुरा सपना सच हुआ। सीमा ने उनके कपड़े थैले में रखते हुए कहा, तुम कल उठकर ये घर छोड़ दो। अगर पेंशन आई तो आना, नहीं तो नहीं। राम प्रसाद ने धरती से जुड़ी हर चीज खोते हुए महसूस किया। एक बूढ़ा आदमी जिसकी उम्र ने कमजोर किया, जिसे घर की दीवारें अब ठंडा कर रही थी। उसने चुपचाप अपने कुछ पुराने कपड़े एक छोटी थैली में रखी और अगली सुबह बाहर निकल आया। जब राम प्रसाद ने अपना घर छोड़ा तो पड़ोसी खिड़की से झांक रहे थे। कोई चुप, कोई फुसफुसा कर बात कर रहा था। कुछ लोग कहते सुनाई दिए, हाय राम प्रसाद का तो बूढ़ा हो गया, कोई मदद के लिए नहीं आया। अपने ही घर का आंगन, जहां सालों तक उनका हंसता खेलता संसार रहा, अब उसके पीछे एक दरवाजा बंद हो गया। उन्हें जाना था तो गांव के पुराने चौपाल की ओर चले गए। वहां एक आम पेड़ था और पास में बैठने के लिए खटिया। वे सप्ताहों तक वहीं रहे। दिन में छांव, रात में ठंडी हवाएं और अक्सर भूख। पोते पोती उन्हें दूर से देख ही लेते थे। कभी कभी बच्चियां मिलकर चुपके से रोटियां बांटा देती, पर सीमा की नजरें कड़ी थी। राम प्रसाद ने वही सब सहा। भूख, ठंड, समाज की बेख्याली, पर अपनी आंखों में कोई कराह, कोई चीख न आने दी। वे धीरे धीरे मंदिरों, गुरुद्वारों और गांव के स्कूल के बाहर समय गुजारने लगे, जहां लोग आते जाते कुछ बातें कर लेते थे। छोटे छोटे सहारे एक बैंक की कतार में खड़े होकर राम प्रसाद ने फिर से बैंक से पेंशन के बारे में पूछा। क्लर्क ने उनकी उम्र देखकर कहा, दस्तावेज नहीं दिख रहे, वापस आइए। वह घर से बाहर थे। उनके कपड़ों पर धूल,
पर उनका आत्मसम्मान भीतर से टूटने नहीं दिया। बैंक के दरवाजे पर किसी ने उनकी थैली उठाकर रख दी। एक माँ ने चुपके से उन्हें 2 रोटियां दे डाली। कुछ पड़ोसी मुंह मोड़े रहे, कुछ कहकर चले गए। कई लोग सोचते थे कि बुजुर्ग तो बुजुर्ग होते हैं, पर मदद कौन करे। अपने घर की इज्जत बचाने की तंगी ने सबको निडर बना दिया था। राम प्रसाद ने बार बार खुद से कहा कि वह अपने पोतों के लिए, अपने बेटे के लिए सब सहेंगे, पर हर बार अपमान की एक और परत जोड़ दी जाती। कभी कभी गांव के बच्चे पास आकर उन पर झाड़ फलां चढ़ाकर खेल करने लगते। राम प्रसाद का चेहरा खिल उठता। बच्चों की मासूम हंसी उनकी सबसे बड़ी राहत थी, पर रातें ठंडी और पेट खाली रहने के कारण नींद अक्सर टूट जाती। यादों का जोरदार संगीत, बाहर की दुनिया कितनी भी कठोर हो, राम प्रसाद के भीतर अदम्य यादें थीं। वे खेतों में काम करते हुए वह पुराना गीत गुनगुनाते। उस गीत में उनकी पत्नी का नाम लिया जाता, उनके बेटे के बचपन की हंसी, त्योहारों की रौनक। ये यादें उन्हें मानो धरती पर टिकाए रखती थी। रात को अकेले बैठकर वे उन दिनों को याद करते, जब बच्चों के पैरों के निशान घर के चूल्हे के पास होते थे, जब उनके पास भी जीवन की सरलता और गरिमा थी। यादों ने उन्हें कमजोर होने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने तय किया कि वे खुद किसी काम के होंगे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, न ही किसी से भीख मांगेंगे। उन्होंने अपने भीतर एक ठान लिया, जो कुछ भी होगा वे अपने जीवन की गरिमा बचाएंगे। एक दिन गांव की एक मासूम बच्ची गुरी, जो गांव के स्कूल में पढ़ती थी, राम प्रसाद के पास आई। उसकी आंखों में चिंता थी। उसने कहा, दादा आप हमारे घर पढ़ाई कराते थे, क्या आप मुझे गणित सिखा देंगे? राम प्रसाद का दिल भर आया, उनकी आंखों में चमक लौट आई। गुरी और उसके कुछ दोस्त हर दोपहर आकर राम प्रसाद से पढ़ाई करते। राम प्रसाद ने सरल शब्दों में किस्से व्याख्यान बनाकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। गणित के सवालों में वह पुराने दिनों की गिनती, खेती के हिसाब और जीवन के छोटे छोटे गणित जोड़कर समझाते। बच्चों की मुस्कान उनके दिल की सबसे बड़ी दवा बन गई। धीरे धीरे ये पढ़ाई का सत्र गांव वालों की नजरों में भी आया। कुछ लोग पहला पल बनाकर हंसे, पर फिर समझे कि राम प्रसाद ने बच्चों को प्यार से जो दिया उसका असर दिखने लगा। बच्चों के स्कूल के परिणाम बेहतर आने लगे। अब कुछ लोग मदद करने लगे। चंदा कर एक छोटा सा बोर्ड और चटाई दे दी गई। सम्मान की छोटी छोटी किरणें। जब गांव के स्कूल के कुछ अधिकारी आए और राम प्रसाद के प्रयास देखे तो उन्होंने कहा, आप हमारे ग्राम अध्ययन सत्र के लिए यहाँ आए। एक छोटे से सम्मान समारोह में राम प्रसाद को फूल माला पहनाई गई और गांव के जितने भी बुजुर्ग थे सबने उनका हाथ पकड़ा। यह दृश्य राम प्रसाद के लिए जैसे किसी बरसाए पैग का आगमन था। वह सोच रहे थे कि जीवन में फिर भी मानवीयता बची रही। सीमा के चेहरे पर पहली बार कोई हल्की शर्म दिखाई दी। वह अपने घर की खिड़की से खिसक कर देखने लगी। उस बूढ़े आदमी पर जो उसने घर से निकाला था अब गांव का सम्मान चढ़ रहा था। मनोज भी कुछ दिनों बाद रुका, बाहर आकर देखा और फिर अंदर गया। उसके भीतर कुछ टूटता सा था। लेकिन राम प्रसाद ने बदले में न कोई बड़ी बातें की, न नजरों में शिकायत रखी। वह बस अपने छोटे छोटे छात्रों के सवालों का जवाब देते और शाम को मंदिर जाकर चुपके से बैठ जाते। वहां उनकी आंखों में संतोष का हल्का सा उजाला था। जब मनोज ने पहली बार देखना शुरू किया कि उसके पिता को गांव के लोग प्यार दे रहे हैं, तो उसे कलंक का एहसास हुआ। वह रात को बार बार सोकर उठता, अपने हाथों को देखते जो कभी पिता के लिए खेत का काम करते थे, अब पिता को ठुकरा गए थे। एक रात मनोज चुपके से चौपाल पर गया। वहां उसने देखा कि उसके पिता बच्चों को पढ़ा रहे थे। उन्होंने पिता को देखा, आंखों में कुछ शर्म और कुछ उम्मीद। मनोज वहीं रुका। उसने पिता के पास जाकर कहा, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका साथ नहीं दिया। राम प्रसाद ने धीरे से मनोज का हाथ थाम लिया और बोला, बेटा जीवन में गलती होती है, अब जो कर सकते हो वही करो, अपने बच्चों के साथ इंसान बनकर रहो। उसने सीमा से बात की। शुरुआत में सीमा ने उंगली उठाई, पर धीरे धीरे उसे भी यह एहसास हुआ कि अपमान के बोल कैसे किसी के अंदर की आग भड़काते हैं। पर गरिमापूर्ण वापसी कुछ महीनों के भीतर राम प्रसाद की छोटी सी कक्षा गांव में प्रसिद्ध हो गई। स्कूल से जुड़ी हुई संस्था ने उन्हें कुछ सम्मानित रूप से सहायता दी। मनोज ने भी अपनी जिम्मेदारी समझी और पिता का पुनः स्वागत किया। सीमा ने न केवल माफी मांगी, बल्कि उसने घर की व्यवस्था में पिता की गरिमा को बनाए रखा। गांव में एक छोटी सी सभा बुलाई गई, जहां राम प्रसाद को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया गया। उन्होंने विनम्रता से कहा, जिन्हें हमने अपने काम में देखा
उन्हें ही हमें सम्मान देना चाहिए। बुजुर्ग बोझ नहीं होते। वे उनके शब्दों ने लोगों के मन को छू लिया। पोते पोती अब गर्व से कहते, हमारे दादा ने गांव के बच्चों को पढ़ाया। प्रसाद के चेहरे पर अब भी समय की लकीरें थी, पर वे निशान उनकी कहानियों के प्रमाण थे। उन्होंने सिखाया कि अपमान और अत्याचार का सामना करके भी इंसान अपने अंदर की गरिमा नहीं खोता। उन्होंने समाज को दिखाया कि बुजुर्गों की उपेक्षा कितनी शर्मनाक है और उनके अनुभव समाज की सबसे बड़ी पूंजी है। उनका जीवन केवल खुद के लिए बल्कि गांव के आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया। जहां बच्चे उनके बताए किस्सों से जीवन की समझ पाने लगे और घर परिवार ने सीखा कि स्नेह और आदर से ही परिवार सशक्त बनता है।